हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित से अध्याय 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। और इसकी आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2 जिसके बाकी सवाल तो हम कर चुके हैं। जो पहले के सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो इसके आखिरी सवाल है। इन सवालों के बाद हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो जो ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये इस प्रश्नावली के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप लोग इनको बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी प्रश्नावली के 1 से लेकर 4 तक के जो सवाल हैं अभी वो नहीं देखे हैं, तो उन वीडियो की लिंक भी आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से जाकर सबसे पहले आप उन वीडियो को पूरा देख लेना और आप अध्याय 4 को अच्छे से पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5। और हमारा काम यहाँ आपको पढ़ाना नहीं है, पढ़ तो आप अपनी बुक में ही सकते हैं। भाई सामने बुक है तो आप उस बुक में भी पढ़ सकते हैं। हमारा काम है आपको समझाना कि उस सवाल को, उस समीकरण को कितने अच्छे तरीके से, कितने विस्तार से हम आपको समझा पा रहे हैं, तो उसकी हम पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे। आपको करना क्या है, बस मन लगाकर अच्छे से बोर्ड पर देखना है और समझना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो हमें एक समकोण त्रिभुज दिया है, इसकी ऊंचाई और आधार ज्ञात करने हैं। कर्ण हमें पहले से दिया है, कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, तो उसमें तीन चीजें होती हैं। और वो तीन चीजें क्या होती हैं, उसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है एक आधार, ठीक है। क्या होता है, एक आधार होता है और ऊंचाई होती है, कर्ण होता है, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, एक समकोण त्रिभुज में आधार होता है, ऊंचाई होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण तो हमें इसमें दिया है, क्या दिया है, कर्ण हमें दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है, हम यहाँ 13 लिख देंगे, ठीक है। कर्ण हमें दिया है 13। अब ज्ञात क्या करना है, आधार और ऊंचाई, इन दोनों को हमें ज्ञात करना है। तो जो चीज हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम आधार हमारा मान लेंगे x। अच्छा, आप ऊंचाई क्या मान सकते हैं, तो आप लोग कहोगे भाई ऊंचाई हम y मान लें। यहाँ पर ऊंचाई y नहीं मान सकते हम। आपको सवाल पढ़ना होगा, क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जो हम आधार मानेंगे उसमें से हमें 7 को घटाना होगा, क्योंकि उसमें वही दिया है, आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमारा आधार हमने क्या माना, x माना। अब इससे कितनी कम है ऊंचाई, तो 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ 7 लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, यह हमारा आधार हो गया, x मान लिया, ऊंचाई हमने मान ली x-7 और कर्ण क्वेश्चन में दिया है 13। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक प्रमेय होती है, पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रमेय बनाई थी जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। और ये होती कैसी है, तो यहाँ लिखेंगे हम, अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या करनी है हमें यहाँ यूज, पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, और आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, तो ये दोनों होते हैं कर्ण के वर्ग के बराबर। तो यहाँ हमारा आ जाएगा कर्ण का वर्ग, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गई, आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब यहाँ पर हमने जो जो जिस चीज को जो माना है तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने आधार को क्या माना है, आधार को हमने x माना है, तो यहाँ x लिख देंगे, तो x का वर्ग, ठीक है। ऊंचाई को क्या माना है, x-7 माना है, तो x-7 का वर्ग बराबर कर्ण क्या है, 13 है, तो यहाँ 13 का वर्ग। अब देखो, जब हम इस को हल कर लेंगे तो हमें एक समीकरण मिल जाएगा, तो उस समीकरण से हम आगे के सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सबके वर्गों को हम कर देंगे हल। तो देखो, जब इसका वर्ग इस पर करेंगे, x का वर्ग, तो x इस पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम अलग अलग वर्ग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लिखा है x-7 का होल वर्ग।
तो यहाँ एक सर्वसमीकरण लगेगी। तो आप लोग जानते होंगे एक होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो सर्वसमीकरण लगनी है वो है a माइनस बी का वर्ग। तो हम जो है सर्वसमीकरण बता दें आपको, आप लोग यहाँ कॉपी में बगल में लिख लेना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ए का वर्ग धन बी का वर्ग ऋण 2ab। ठीक है, ये होती है हमारी सर्वसमीकरण। क्या होती है? a माइनस बी का संपूर्ण वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab। तो यहाँ इस कोष्टक में हम इस सर्वसमीकरण को लगा लेंगे। तो यहाँ हमारा a क्या होगा? a होगा हमारा x और b होगा हमारा 7। चलिए तो यहाँ लगाते हैं। सबसे पहले x का वर्ग क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा x का एक्स स्क्वायर धन, इसके बाद x क्या है? a है, तो a क्या है? x है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर, बीच में धन का चिन्ह है तो धन, फिर b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस, फिर 2। अब a मतलब क्या? x, तो कोष्टक में x, b फिर b मतलब क्या? 7, तो 7 बराबर में क्या है? 13 का वर्ग है। तो 13 का वर्ग क्या होता है? जब आप 13 गुणा 13 करेंगे तो 13 का वर्ग आता है 169, 169, 169। अब यहाँ पर हम इसे हल कर लेंगे। तो देखो जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों धन, फिर से एक्स स्क्वायर, यहाँ कोष्टक था, ठीक है, धन। अब 7 का वर्ग, जब 7, देखो 7 का वर्ग चला है मतलब 7 का गुणा हमें 7 में करना, 7 का गुणा 2 बार, तो 7 सतह कितना होता है? 49 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 49 माइनस 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 14 और एक्स है गुणा में, तो यहाँ लग जाएगा एक्स और बराबर 169। तो देखो यहाँ आ गया एक्स का स्क्वायर धन एक्स का स्क्वायर धन 49 माइनस 14x बराबर 169। अब जो चीज यहाँ जुड़ रही है सबसे पहले उसे जोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर धन एक्स स्क्वायर है, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर, क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब यहाँ पर प्लस 49 है, तो इन्हें हम क्या करेंगे? जो हमारे प्लस 49 है इन्हें अभी ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक है, प्लस 49 माइनस 14x बराबर 169। अब और हल इसे कैसे करें? तो और हल करने के लिए हम करेंगे यहाँ 2x स्क्वायर धन 49 माइनस 14x। अब देखो जो हमारा 169 बराबर के उस साइड प्लस का है, तो उसे हम इस साइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ आ जाएंगे माइनस के 169 बराबर में 0 आ जाएगा। अब बाकी का सवाल हम इस साइड करेंगे। देखो यहाँ तक हमारा सवाल हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस के 49 है, यहाँ माइनस के 169 है, तो जब 169 में से हम 49 को घटाएंगे, ठीक है, 169 में से हमें कितने घटाने हैं? 100 सॉरी 49 को हमें घटाना है। तो जब 169 में से हम 49 घटा देंगे तो हमारे यहाँ आएंगे 120, मतलब 120 आ जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हम 2x स्क्वायर। अब देखो 169 बड़ी संख्या है मतलब माइनस की है, तो यहाँ माइनस के 120 आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर माइनस का 14x है तो वो, और हमने फिर घटा दिए 169 में से 49 को, तो आएंगे माइनस के 120 बराबर में आ जाएगा हमारा 0। देखो जैसे हम पहले समीकरणों को हल करते थे बिल्कुल वैसा ही समीकरण हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? जैसे हम पहले समीकरणों को हल करते थे वैसे ही इसे करेंगे। तो पहले क्या करते थे हम? हमारी पहली संख्या और आखिरी संख्या इन दोनों का आपस में गुणा कर देते थे। गुणा करने के बाद उसके जो गुणनखंड आते थे उनसे ऐसी संख्याएं बनाते थे कि जिससे घटाने जोड़ने पर 14 प्राप्त हो और गुणा करने पर 120 हमें मिल जाए। चलिए तो यहाँ से हम वही करेंगे, 2 का और 120, क्या है हमारा? 2 है और 120 है, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे? आपस में गुणा कर देंगे। और उसके पहले एक चीज भी कर सकते हैं हम, जैसे हम पिछले समीकरणों में करते आ रहे हैं। क्या करते थे? सबसे पहले यहाँ संख्या देखते थे 2, 14, 12। देखो यहाँ से हम उभयनिष्ठ कौन सी संख्या ले सकते हैं?
तो उभयनिष्ठ हम 2 ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 का भाग 14 में भी जा रहा है और 120 में भी जा रहा है। तो यहाँ से हम सबसे पहले 2 को उभयनिष्ठ लेंगे। तो हमने ये लिया 2 उभयनिष्ठ, कोष्टक, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह। अब यहाँ 14 है, तो 2 का भाग 14 में कितनी बार जाता है, 7 बार, 2 सत्ते 14, तो यहाँ लिख देंगे 7 और एक्स ज्यों का त्यों, फिर माइनस। अच्छा 120 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 60 बार, क्योंकि 60 दूनी 120, यहाँ लिख देंगे हम 60 पुस्तक बंद बराबर 0। अब अगर हमें इसे पहले जैसा करना है तो इस 2 का गुणा हम पूरे पुस्तक में कर देंगे, तो हमें पहले जैसा समीकरण यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा समीकरण लिख लेंगे। क्या है समीकरण, एक्स का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये हमारा समीकरण यहाँ पर आ गया। अब आप लोगों में से बहुत से जन है जिन्हें लग रहा होगा कि 2 यहाँ से कहाँ गायब कर दिया, है ना, 2 यहाँ से कहाँ गायब कर दिया। तो देखो, जब भी कोई संख्या किसी संख्या गुणा में होती है तो हम जब उसे पक्षांतर करते हैं, मान लीजिए ये पूरा समीकरण है, इसकी गुणा में 2 है, तो हमने 2 को पक्षांतर किया उस साइड, तो यहाँ गुणा में थी, उस साइड गई तो बटे में आ गई। किसके बटे में, 0 के बटे में। तो जब 0 के बटे में या फिर 0 के गुणा में कोई भी संख्या होती है तो वो कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसी तरह हमारा 2 भी 0 हो गया। समीकरण हमारा बचा था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इस समीकरण को हमें हल करना है, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी पहली संख्या और आखिरी संख्या इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या तो कोई है नहीं, तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, 1 है। ठीक है, 1 का गुणा हम 7 में करेंगे। जब ये देखो यहाँ हम कर ले रहे हैं 60, 1 का गुणा 7 में करेंगे 60 ही आएगा। अब इसे गुणनखंड निकालेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 3 6 बचा 0 30, फिर 2 से 15 दूनी 30, फिर 3 से 3 5 15 और 5 एकम 5। ये हमारे, आप लोगों को ये तो निकालने आते होंगे ना, गुणनखंड निकाल लेते होंगे आप। तो अब यहाँ से हमें संख्याएं बनानी है जिससे जोड़ने घटाने पर 7 और गुणा करने पर हमें ज्यों का त्यों 60 मिल जाए। तो भाई यहाँ पर अब कैसी संख्याएं बनाएंगे हम, तो यहाँ पर देखो 2 का गुणा 2 में तो 4, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 यहाँ पर। अब देखो, जब हमें क्या चाहिए, माइनस का 5 चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, 12 और 5, जब अगर 12 में से 5 को घटा देंगे हम तो हमें 7 मिल जाएगा। लेकिन चाहिए माइनस का 7, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 12 लिख लेंगे, धन के 5 लिख लेंगे। अब जब माइनस की संख्या में से प्लस की संख्या जाएगी तो माइनस की संख्या बचेगी हमारी। इसी प्रकार से अब हम इसे इस समीकरण में 12 और 5 को रखेंगे, और 12 और 5 का जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 12 पंचे 60। ठीक है, यहाँ पर अब हम इन संख्याओं को रखेंगे 60 की जगह पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x धन के 5x माइनस के 60 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों संख्याओं को मिलाकर हम उभयनिष्ठ लेंगे संख्याओं को। तो देखो पहले इन दोनों को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इनमें से हम क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो इनमें से हम ले सकते हैं एक्स को उभयनिष्ठ। तो एक हमने एक्स उभयनिष्ठ लिया, कोष्टक लगाया, अब क्या बचा, यहाँ पर 2x थे, मतलब x का वर्ग था, तो यहाँ पर बचा 1x, तो 1x लिख दिया, माइनस का चिन्ह। यहाँ 12x था तो हमने x को उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 12। अब कोष्टक बंद यहाँ पर, यहाँ है प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ तो देखो 5 के साथ x है लेकिन 60 के साथ x नहीं है, तो यहाँ क्या लेंगे हम, 5 उभयनिष्ठ ले लेंगे। चलिए हमने 5 बाहर कर लिए, कोष्टक लगा लिया। अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो x लिख दिया माइनस। अब 60 का गुणा मतलब 60 मतलब 5 का गुणा 60 में कितनी बार जाएगा, भाग। देखो अभी हमने लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, गुणनखंड आए थे हमारे 12 पंचे 60, तो यहाँ लिखेंगे हम 12। ठीक, यहाँ क्या लिख देंगे हम, 12 लिख देंगे। अब अगर हमें पहले जैसा समीकरण चाहिए तो क्या करेंगे, इन जो हमने संख्या उभयनिष्ठ ली है इनका गुणा फिर से इन कोष्टकों में कर देंगे, तो हमें पहले जैसा समीकरण मिल जाएगा। अब इसके बाद x माइनस 12 x माइनस 12 दोनों कोष्टक सेम है, इनमें से कोई एक कोष्टक हम ले लेंगे, तो हमने लिया x माइनस 12, एक कोष्टक ले लिया। अब एक कोष्टक उन संख्याओं का बनाएंगे जो हमने उभयनिष्ठ ली थी। क्या ली उभयनिष्ठ, x धन
5 बराबर में 0। अब इन दोनों को हम अलग अलग हल कर देंगे, लेकिन अभी देखो बोर्ड में जगह बिल्कुल नहीं बची है। तो आप लोग सबसे पहले या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इतना सवाल हल कर लो, इसके बाद हम आपको बताएंगे। और अगर आप लोगों ने इस टाइप का सवाल लिख लिया है तो फिर हम बाकी के सवाल को यहाँ पर हल कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक के इतना सवाल लिख लो, उसके बाद हम आगे का सवाल बता रहे हैं। चलिए अब हम बताते हैं आगे वाला सवाल, यहाँ कर देंगे हम। ठीक है, तो अब यहाँ से जो सवाल अधूरा रह गया था उसे हम यहाँ करेंगे। तो हमें क्या करना था, इन दोनों कोष्टकों को अलग अलग हल करना था। तो बीच में एक डंडी खींच लेंगे, खींच ली। अब सबसे पहले x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ क्या आएगा, 12 इस साइड माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 12। यहाँ पर क्या है, x धन 5 वाला है। तो वो इन दोनों कोष्टकों को हम इस बराबर 0 के बराबर में हल कर देते हैं। ठीक है, पहले x माइनस 12 को 0 के बराबर में हल करेंगे, फिर x धन 5 को 0 के बराबर में हल करेंगे। तो अब x धन 5 बराबर 0, तो यहाँ 5 प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस के 5। ये आ गया हमारा इस समीकरण का आंसर दोनों। अब यहाँ पर बात है कि भाई आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। तो सबसे मेन बात आप लोग ये ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा, या वो चाहे ऊंचाई हो, लंबाई हो, आधार हो, कुछ भी हो, कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, तो हमारा जो माइनस वाला आंसर है इसे हम क्रॉस कर देंगे, मतलब ये गलत कर देंगे। अब जो प्लस वाला आंसर आया है, जैसे x बराबर 12, ये हमारा सही होगा। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो हमारा आधार हमने क्या माना था, x माना था। तो यहाँ लिखेंगे हम कि आधार हमारा कितना हो गया, x माना था जो कितना हो गया 12, x बराबर 12। अब हमने ऊंचाई क्या मानी थी, ऊंचाई हमने मानी थी x माइनस 7। तो अब हमने जब आधार x माना है, मतलब आधार 12 मान लिया है, तो x की जगह पर हम यहाँ 12 कर देंगे। तो 12 माइनस 7 को हटा देंगे, यहाँ ऊंचाई हमारी निकल आ जाएगी 5। ठीक है, तो इस सवाल की जो हमें ज्ञात करना था आधार और ऊंचाई, तो वो आधार होगा 12 और ऊंचाई होगी 5। तो यहाँ हमारा 5वां सवाल हल होता है। अब इसके बाद करेंगे इस प्रश्नावली का लास्ट और आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, और बहुत सरल सवाल है ये। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी प्रैक्टिस से इन्हें रेगुलर करोगे तो आसानी से आपसे बनने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसका थ्योरी जो है सवाल, वो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन है बहुत सरल। तो क्या है हमारा सवाल कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हम यहाँ से सवाल पढ़ेंगे, आप लोग अपनी पुस्तक में मिलाना सवाल को। क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन की निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक नगों की संख्या, मतलब बर्तन की संख्या और नग की लागत, कि बर्तन कितने थे और नग की लागत कितने पैसे के थे। तो देखो यहाँ से हमें दो चीज ज्ञात करनी होती है, कि हम मान लेते हैं। तो यहाँ क्या मानेंगे हम, हमें ज्ञात क्या करना है, बर्तनों की संख्या और नग की लागत। तो हम मानेंगे कि भाई माना बर्तनों की संख्या x। ठीक है, हमने बर्तनों की संख्या x मान ली, और नग की लागत
अब देखो नग की लागत यहाँ क्या माने, तो फिर से आप लोगों में से कुछ लोगों का जवाब होगा कि नग की लागत बाई मान लेते हैं, लेकिन नग की लागत हम बाई नहीं मान सकते। क्यों क्यों तो वो सवाल पढ़ो तो क्या है सवाल में कि प्रत्येक नग, हम बीच में से पढ़ रहे हैं, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने मतलब दो कि कितनी अधिक है, 3 अधिक है। तो हमने बर्तनों की संख्या क्या मानी, x मानी। अब बर्तनों की संख्या से कितनी है, दुगनी है और 3 अधिक है। तो यहाँ क्या करेंगे, अब बर्तनों की संख्या को दुगना करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। कितनी अधिक है, 3 अधिक है। तो हमारी नग की लागत को मानना पड़ेगा 2x धन 3। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या x, नग की लागत 2x धन 3। अब और क्या कह रहे हैं जो, तो कह रहे हैं कि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी। अब इसकी कुल कैसे निकालेंगे हम, तो कुल निकालने के लिए x और 2x धन 3 इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमें कुल लागत मिलेगी। तो x कोष्टक में 2x धन 3 बराबर कितनी है कुल लागत, 90। ठीक है, यही है ना सवाल में। अब इससे हमें समीकरण बनाने के लिए क्या करना होगा, इस x का गुणा हम इस कोष्टक में कर देंगे तो क्या आएगा, जब x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, 3 में करेंगे तो 3x और बराबर 90 तो है ही पहले से। अब यहाँ पर 90 तो हम इस साइड करेंगे तो उस साइड प्लस के थे, इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर धन 3x माइनस 90 बराबर 0। अब देखो जैसे समीकरण हमारे पहले बन रहे थे बिल्कुल उसी के जैसा एक और यहाँ पर समीकरण बन गया है। तो इसे भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा हम हल करेंगे। क्या करेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या मतलब 2 और 90 इन दोनों का करेंगे आपस में गुणा। तो 2 गुणित 90 क्या होगा, 9 दूनी 18, 180 होगा। 180 हो जाएगा। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या है, 2 से करेंगे, 2 नाम 18, 2 शून्यम शून्य, फिर से 2 से, 2 दूनी नहीं 2 चौके 8 बचेगा 1, 10, 2 पंचे 10, फिर 3 से, 3 एकम 3 बचेगा 1 हो जाएगी 15, 3 पांचे 15, फिर 3 से तो 3 पांचे 15 और 5 एकम 5। अब जो हमारे गुणनखंड आए हैं इनसे हमें ऐसी संख्या बनानी है जिससे जोड़ने घटाने पर 3 मिले और गुणा करने पर 90 मिले, यानी 180 मिले। ठीक है, क्योंकि 90 और 2 का गुणा किया तो 180 आए, 180 के वो गुणनखंड निकाले हमने तो गुणा करने पर 180 मिलना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे हम, देखो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। एक संख्या बनाई हमने 12, एक बनाई हमने 15। अब यहाँ प्लस के 3 है तो जब 15 में से 12 को घटाएंगे तो हमें 3 मिल जाएंगे और 15 और 12 का गुणा करेंगे तो 180 मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इन संख्याओं को 3 की जगह पर रखेंगे तो क्या रखेंगे, 2x स्क्वायर धन 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ पे उपनिष्ठ लेंगे हम संख्याओं को। कैसे लेंगे उपनिष्ठ, दो दो संख्याओं को आपस में मिलाकर। सबसे पहले यहाँ देखो 2x स्क्वायर धन 15x को, तो यहाँ इन दोनों संख्याओं में x है तो यहाँ से हम x बाहर ले लेंगे कोष्टक। यहाँ क्या बचेगा, अब 2x का स्क्वायर था तो एक x बचेगा और 2 बचेगा तो 2x यहाँ लिख देंगे, धन का चिन्ह तो धन का चिन्ह। अब 15 के साथ तो एक x था जो हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ से बचेगा 15, कोष्टक बंद, माइनस का चिन्ह तो माइनस यहाँ लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर यहाँ 12x है, यहाँ माइनस की 90 है तो इन दोनों में x नहीं है तो यहाँ से हम कोई संख्या अवनिष्ठ लेंगे जिसका भाग 12 में भी जाता हो और 90 में भी जाता हो। तो ऐसी संख्या क्या है, 6। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 कोष्टक। अब 6 दूनी कितने होते हैं, 12, तो यहाँ लिख देंगे 2x आ जाएंगे। इसके बाद अब 6 का भाग भाई 90 में कितनी बार जाता है, तो देखो 6 की दुनिया में 90 आते हैं, कहाँ आते हैं आपको अगर ये पता करना हो तो 90 से 6 काट देना या फिर 6 से 90 काट देना, भाग दे देना तो 6 एकम 6। अब 9 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, हाँ 6 एकम 6, तो 9 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 5 तो हो जाएंगे 30, सॉरी 3 बचेंगे तो हो जाएंगे 30, तो 6 पंचे 30। जी देखो
15 आ रही, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस, माइनस यहाँ लिखेंगे प्लस के 15 बराबर 0, क्योंकि जब -6 का गुणा हम प्लस में करेंगे 90 बनाने के लिए, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस का 90 जमा खत्म आ जाएगा। अब एक और बात आपको बता दें, जब आप ये उभयनिष्ठ लेते हो ना गुणनखंडों को यहाँ पे कि भाई इसके इन दो संख्याओं के अलग गुणनखंड, इनके अलग गुणनखंड, तो एक बात ध्यान में जरूर रखना, जो संख्या पहली वाले कोष्टक में आएगी उभयनिष्ठ लेने पर, वही संख्या दूसरे वाले कोष्टक में भी आनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो आंसर है वो सही आएगा। तो यहाँ से दोनों कोष्टक में एक जैसी संख्या है, 2x धन 15, 2x धन 15, तो इनमें से कोई एक कोष्टक हम ले लेंगे, तो हमने ले लिया 2x धन 15। अब एक कोष्टक बनाएंगे उन संख्याओं का जो हमने उभयनिष्ठ ली थी, क्या ली थी उभयनिष्ठ, x माइनस 6 बराबर में 0। अब इन दोनों कोष्टकों को हम अलग अलग तरीके से हल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले करेंगे इन दोनों कोष्टकों को 0 के माध्यम से बराबर में 0 लगा के अलग अलग हल करेंगे। तो बीच में खींचेंगे एक लाइन, सबसे पहले करेंगे हम 2x धन 15 को, तो 2x धन 15 बराबर 0। अब यहाँ 15 प्लस का है, उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर -15। अब हमें चाहिए x का मान, तो लिखेंगे x, 2 यहाँ गुणा में है, उस साइड पहुंचाएंगे तो भाग में पहुंच जाएगा, तो -15/2। एक तो आंसर यह हमारा आया x का -15/2। अब दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे, क्या है, x माइनस 6 बराबर 0, 6 यहाँ माइनस का, उस साइड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 6। एक आया हमारा आंसर 6। तो अब आप लोगों को ध्यान होगा, हमने पहले वीडियो में क्या बताया था कि अगर कोई संख्या माइनस की आती है तो वो हमारा सही आंसर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस वाले आंसर को कैंसिल कर देंगे और जो प्लस वाला आंसर होगा उसे हम सही कर देंगे। ठीक है, तब अब हमारी बर्तनों की संख्या क्या आ गई, तो यहाँ लिखेंगे हम कि बर्तनों की संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, x बराबर 6। इसके बाद नग की लागत, अब नग की लागत हमने क्या मानी थी, नग की लागत हमने मानी थी 2x धन 3, तो यहाँ x की जगह पर क्या रखेंगे हम, 6 रखेंगे, तो 2 × 6 धन 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ये आ रही हमारी नग की लागत, कितनी आ रही, 15। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या 6, नग की लागत 15। तो यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त, और इसी के साथ होती है प्रश्न नंबर 4.2 भी समाप्त। अब मिलेंगे हम अगली प्रश्न नंबर 4.3 में। तो अगर आप लोगों ने आखिर तक वीडियो को देखा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।